हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री के क्लास को। कौन सा क्लास शुरू कर रहे हैं? हिस्ट्री के क्लास को। और हिस्ट्री के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हिस्ट्री के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी सवाल आपका आने वाला नहीं। तो दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसका पहला ऑब्जेक्टिव सवाल है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो है दोस्तों, वह 1864 में हुआ था। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? 1864 ईस्वी। नेक्स्ट दूसरा सवाल है मेरे सामने दोस्तों कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण मेरे दोस्तों 1871 में पूर्ण हुआ है। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है मेरे सामने दोस्तों, तीसरा नंबर, कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो मेरे दोस्तों, लुई फिलिप जो है वह फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप जो है वह फ्रांस का शासक था। नेक्स्ट चौथा सवाल है मेरे सामने कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है मेरे सामने दोस्तों, पांचवा, कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। बोहेमिया जो है वह निम्न में से किस देश के अधीन था? तो बोहेमिया जो है दोस्तों वह ऑस्ट्रिया के अधीन था। बोहेमिया किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, छठा नंबर मेरे सामने, कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो जर्मनी जो है दोस्तों वह मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। नेक्स्ट सवाल है सातवां नंबर मेरे सामने दोस्तों, कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो 1871 में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना था। विलियम प्रथम जो है 1871 में जर्मनी का सम्राट बना। नेक्स्ट आठवां नंबर सवाल है मेरे सामने दोस्तों, कि सार्डिनिया का राजा कौन था। सार्डिनिया का राजा कौन था? तो सार्डिनिया का राजा जो है वह विक्टर इमैनुअल था। सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल था। नेक्स्ट नौवां नंबर सवाल है मेरे सामने, कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो दोस्तों, इटली के एकीकरण में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, जिसमें मेजनी भी है, जिसमें काउंट काबूर भी है, जिसमें गैरिबाल्डी भी है। तो यह तीनों व्यक्ति इटली के एकीकरण का हीरो था, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए इनका सवाल होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी तीनों इटली के एकीकरण के नायक थे। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल है दोस्तों, तो लुई 16वें को फांसी कब दी गई। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो लुई 16वें को दोस्तों 1793 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। लुई 16वें को 1793 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल है दोस्तों, कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख द्वारा किया गया था।
अगला है 12 नंबर सवाल कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। तो वह सम्मेलन था लौसने की सम्मेलन। लौसने की सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल है दोस्तों कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। तो अमेरिका में न्यू डील फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की थी। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल है दोस्तों कि हिगेल किस देश का दार्शनिक था। हिगेल जो है वह किस देश का दार्शनिक था। तो हिगेल जर्मनी का दार्शनिक था। हिगेल कहाँ का दार्शनिक था। जर्मनी का दार्शनिक था। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल है दोस्तों कि वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन दोनों एक ही। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। राजतंत्र जो समाप्त कर दिया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, उस राजतंत्र को फिर से पुनर्स्थापित करना था। नेक्स्ट है 16 नंबर सवाल कि सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो सिकंदर जो है वह यूनान का रहने वाला था। सिकंदर कहाँ का निवासी था। यूनान का रहने वाला था। 17 नंबर सवाल है दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है मेरे सामने दोस्तों 18 नंबर कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो वह जर्मनी में है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। जर्मनी में। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल है दोस्तों कि कोसुथ का संबंध किस देश से है। कोसुथ का संबंध किस देश से है। तो कोसुथ का संबंध हंगरी से। कोसुथ का संबंध कहाँ से है। हंगरी से। नेक्स्ट 20 नंबर सवाल है दोस्तों इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो वह है यूरोप। वर्तमान में इटली तथा जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर दोस्तों कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो वह है बुब्रो राजवंश। बुब्रो राजवंश की स्थापना फ्रांस में पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा बुब्रो वंश की गई थी। नेक्स्ट है 22 नंबर सवाल कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 23 नंबर मेरे सामने कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट 24 नंबर सवाल है दोस्तों कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल किस पद पर नियुक्त किया था। तो वह था प्रधानमंत्री। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। 25 नंबर सवाल है दोस्तों कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। नेक्स्ट 26 नंबर सवाल है दोस्तों कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। कौन सा राज्य। जर्मन राइन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने।
नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल है मेरे सामने दोस्तों कि 27 नंबर, जालबेरिन कैसी संस्था थी? मतलब जालबेरिन जो है उस संस्था में, जालबेरिन संस्था में कौन से लोग जुड़े हुए थे? तो जालबेरिन जो संस्था थी वह व्यापारियों की संस्था, जालबेरिन में व्यापारी लोग जुड़े हुए थे, इसलिए जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट 28 नंबर सवाल है दोस्तों कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। नेक्स्ट सवाल है मेरे सामने दोस्तों कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? कौन सी संधि? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब होती है? 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट 30 नंबर सवाल है दोस्तों कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों, कौन वासियों? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो वह देश है यूनान। यूनान जो है यूरोप वासियों के लिए साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। नेक्स्ट 31 नंबर सवाल है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई? कौन सी क्रांति? नेपल्स की क्रांति। नेपल्स की क्रांति जो है दोस्तों वह कोई कोई पुस्तक 1820 भी देता है और कोई पुस्तक 1821 भी देता है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 32 नंबर कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन, कौन सा आंदोलन? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है 33 नंबर मेरे सामने, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है 34 नंबर मेरे सामने दोस्तों, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करने वाले व्यक्ति हिगेल थे, लेकिन उसको विस्तार पूर्वक मुख्य रूप से ऐतिहासिक द्वंद्ववाद को समझाने वाले व्यक्ति कार्ल मार्क्स थे, लेकिन इसको सबसे पहले हिगेल ने ही व्याख्या किया था, इसलिए हिगेल को ही ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? कौन सी संधि? एड्रियानोपुल की संधि। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में होती है। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? कौन सी संधि? एड्रियानोपुल की संधि। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच होती है। कौन सा देश? तुर्की और रूस के बीच एड्रियानोपुल की संधि होती है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 37 नंबर मेरे सामने कि सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ। नेक्स्ट 38 नंबर सवाल है दोस्तों कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो वह देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है मेरे सामने दोस्तों 39 नंबर कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? कौन, क्या पोलैंड में विद्रोह हुआ? उस विद्रोह को कुचलने वाला देश कौन था? तो वह था रूस। रूस ने पोलैंड में होने वाले विद्रोह को कुचल दिया। नेक्स्ट है 40 नंबर सवाल कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में कौन कौन से देश, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था?
तो वह युद्ध हुआ था सेडोन में। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ वह हुआ सेडोन में। नेक्स्ट 41 नंबर सवाल है दोस्तों कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो वह है सेडोन का युद्ध। सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है 42 नंबर मेरे सामने कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का स्थापना करने वाला व्यक्ति मेजनी ही था। मेजनी ने यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना की थी। 43 नंबर सवाल है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? क्या यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। नेक्स्ट 44 नंबर सवाल है दोस्तों कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ। वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। नेक्स्ट 45 नंबर सवाल है मेरे सामने दोस्तों कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन सा देश? जर्मनी। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार। नेक्स्ट 46 नंबर सवाल है दोस्तों कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो वह है बिस्मार्क का संबंध इटली के एकीकरण से नहीं है, क्योंकि वह जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट 47 नंबर सवाल है मेरे सामने कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो वह शासन था संवैधानिक राजतंत्र का। 1830 की क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र का फ्रांस में शासन स्थापित होता है। नेक्स्ट है 48 नंबर सवाल दोस्तों कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी? किसके एकीकरण? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी? तो वह था बिस्मार्क। बिस्मार्क ही जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट 49 नंबर सवाल है दोस्तों कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। नेक्स्ट 50 नंबर सवाल है मेरे सामने दोस्तों कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? किसके एकीकरण में? इटली के एकीकरण। तो इटली के एकीकरण में पीछे हम लोग पढ़े हैं कि मेजनी का भी योगदान था, गैरिबाल्डी का भी योगदान था, काउंट काबूर का भी योगदान था और विक्टर इमैनुअल जो था उसका भी योगदान। तो इन सभी लोगों ने मिलकर इटली के एकीकरण के सपने को साकार किया। इसलिए इटली के एकीकरण मेजनी, विक्टर इमैनुअल, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी तीनों की भूमिका थी। तो आंसर मेरा होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट सवाल है मेरे सामने 51 नंबर दोस्तों कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी? कौन? रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का निवासी था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लास ठीक ठाक लगा होगा। तो यदि जरा सा भी ठीक लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ भी ऐसा सुझाव देना हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। इस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।